वर्तमान में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ज्यादातर जांच पड़ताल की कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ही कर रही है, जबकि इससे पहले होने वाले बड़े बड़े घोटालों की छानबीन या फिर छापेमारी में हर जगह सीबीआई ही नजर आती थी। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पहले सीबीआई से डरते थे, लेकिन अब ईडी से डरने लगे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस में मनमोहन सिंह की सरकार तक एक्टिव रहने वाली सीबीआई पिछले 4 वर्षों में बैकग्राउंड में चली गई और वहीं उसकी जगह ईडी ने ले ली है। फिलहाल ईडी सुपर पावर के रोल में आ गया है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में ईडी के बारे में आपको हम 5 पॉइंट्स में समझाते हैं कि कैसे उसने पकड़ी रफ्तार और उसके एक्शन ने देश के सियासी गलियारे में हलचल और खलबली मचा दी। पहले आपको बताते हैं कि ईडी क्या है और यह किस तरह काम करता है और यह किस तरह सीबीआई से पीछे था। दरअसल ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ईडी के पास कई विशेषाधिकार है। इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय को जब्ती, मुकदमा शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच और तलाशी की शक्ति प्राप्त है। आरोपी व्यक्ति पर जिम्मेदारी होती है कि वे अपने को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत दे। अब तो कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है और इसके लिए उसे आधार बताना जरूरी नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसके पास गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार है। हालांकि ईडी पर भी भेदभाव करने का आरोप लगते रहा है और हाँ, इस संस्था की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी और इसका पहले नाम एनफोर्समेंट यूनिट था। बाद में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार एक समय था जब यह एजेंसी सीबीआई से पीछे चल रही थी, लेकिन विगत 4 सालों में यह काफी एक्टिव हो गई। दरअसल 4 साल पहले तक देश के तमाम बड़े सियासी मामलों और घोटालों को सीबीआई ही टेक ऑफ करती थी। इसके बाद ईडी की एंट्री होती है। बिहार का चारा घोटाला इसका बेस्ट उदाहरण है। इसके अलावे स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला समेत कई अन्य मामले हैं। सीबीआई के एक्शन से ही लालू यादव समेत देश के कई बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे रहना पड़ा। लेकिन अब ईडी फुल फॉर्म में है और उसका एक्शन सियासी गलियारे में दिख भी रहा है। और आज स्थिति यह है कि पिछले 4 सालों में यह सीबीआई से भी आगे है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA, इसी एक्ट ने इसे सुपर पावर दिया है। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बना था, लेकिन यह कानून 2005 में अमल में आया। इस एक्ट में 2012 में संशोधन किया गया। इसके तहत अपराधों की सूची का दायरा बढ़ गया। इनमें धन छिपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को शामिल किया गया। इस संशोधन की बदौलत ईडी को कई विशेषाधिकार मिले। इसी के तहत राजनीतिक घोटालों में भी कार्रवाई का अधिकार मिला। इसमें कई ऐसे सेक्शंस हैं जिससे इनका पावर बढ़ गया। दरअसल यूपीए के शासनकाल तक सीबीआई ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती थी। केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सीबीआई ने गैर बीजेपी राज्यों में कार्रवाई करनी चाहिए तो उन राज्यों ने अपने यहाँ सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया। इसे लेकर गैर बीजेपी राज्य गोलबंद हो गए। देखते ही देखते राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मेघालय और मिजोरम ने अपने यहाँ सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी। मतलब उन राज्यों में सीबीआई को जांच के लिए वहां की सरकार से परमिशन लेनी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9 राज्यों में सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाने के बाद केंद्र सरकार ने दूसरी बड़ी जांच एजेंसी यानी कि ईडी को एक्टिव, और ईडी अभी फुल फॉर्म में है। पिछले 4 सालों में ईडी लगातार हर बड़े घोटाले का खुलासा करती जा रही है। हालांकि एजेंसी मानती है कि उनकी कार्यशैली में कोई भी बदलाव नहीं आया है। टाइमिंग और सोशल मीडिया ने परसेप्शन को चेंज कर दिया है, जबकि ईडी पहले से ही कई बड़े घोटालों का खुलासा करती रही है। ईडी के एक्शन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2022 के पहले हाफ ईयरली में 3 राज्यों के 4 मंत्री हवालात पहुंच गए। चारों मंत्रियों की कुर्सी भी गई और वे सब जेल में हैं। खास बात कि चारों मंत्री अपने अपने राज्यों में प्रभावशाली रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र के तत्कालीन 2 कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक शामिल हैं। इन्हें ईडी ने इसी साल के फरवरी महीने में गिरफ्तार किया था। 23 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हुए, जबकि अनिल देशमुख को एंटीलिया केस में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वजह द्वारा वसूले 4.7 करोड़ के मामले में किया गया। यह आरोप है कि ये रकम सचिन
वजह ने मुंबई के कई रेस्टोरेंट और बार ओनर से वसूले थे। दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इसी साल गिरफ्तार किए गए। उनकी गिरफ्तारी 30 मई को हुई थी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मंत्री पार्थ चैटर्जी के बारे में। पार्थ चैटर्जी भी ममता बनर्जी की सरकार में दबंग और प्रभावशाली मंत्री माने जाते थे, लेकिन ईडी के एक्शन की चपेट में ये भी आ गए। 2022 के जुलाई महीने में इनकी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हुई थी। पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 27 करोड़ रुपए से अधिक कैश और 5 किलो सोने के जेवर मिले थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ये सीधे बीजेपी से टकराती हैं। पश्चिम बंगाल में इनका आज भी लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीतिक ताकत दिखा दी। एक पुराने मामले में फरवरी 2019 में सीबीआई की टीम कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची तो ममता बनर्जी ने इसे मुद्दा बना लिया था। ममता बनर्जी ने कार्रवाई के विरोध में रात में धरना भी दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी थी। अब जब उनके तत्कालीन मंत्री पार्थ चैटर्जी पर ईडी ने एक्शन लिया तो ममता बनर्जी न केवल चुप है बल्कि पार्थ चैटर्जी को कुर्सी से भी हटा दिया। इससे सियासी गलियारे में लोग यह मानने लगे हैं कि ममता बनर्जी भी अब बहुत अधिक पंगा लेना नहीं चाहती है। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी ईडी का एक्शन शुरू हो गया है। राजस्थान REET पेपर लीक मामले में विधानसभा चुनाव के पहले संभव है कि ईडी कोई बड़ी कार्रवाई करे। अब बात करते हैं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की। दोनों ही कांग्रेस के सर्वे सर्वा है। कांग्रेस में इनसे बड़ा कोई नहीं है। कांग्रेस मतलब ही होता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। लेकिन जुलाई महीने में ही इन दोनों दिग्गज नेताओं से ईडी ने कई दिनों तक पूछताछ की और रोज घंटों पूछताछ हुई। दरअसल 1 नवंबर 2012 को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज करवाया था, लेकिन तब सरकार कांग्रेस की थी, सो यह मामला भी ठंडे बस्ते में था। लेकिन 2014 में सरकार बदल गई, केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई। 1 अगस्त 2014 को ईडी ने इस केस की जांच अपने हाथ में ले ली। इसे लेकर जून में राहुल गांधी से कई दिन तक ईडी के अफसरों ने घंटों पूछताछ भी की। सोनिया गांधी से भी लंबी पूछताछ हुई। हालांकि पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया, जबकि इसे लेकर कांग्रेस की ओर से पूरे देश में प्रदर्शन किया गया। इसी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया। इसके बाद तो लोकसभा में भी खूब हंगामा हुआ और इस हंगामा में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में नोक-झोंक भी काफी हो गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।